डियर स्टूडेंट, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर 2022-23 के लिए आप देख रहे हैं, जो आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपका खंड ए बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपको 40 प्रश्न आएंगे OMR पे भरने के लिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। और इसमें जो है आपको मैं एक चीज बहुत गौर से सुन लेना, बहुत जल्दी भागने की होती है लेकिन आप सुनते नहीं हो, और नहीं सुनते हो इसीलिए आपके लिए वीडियो से नहीं दिए जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि सुनना, अगर आप सुनोगे नहीं तो उस वीडियो किसी काम का नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, OMR शीट के लिए मैं आपको अभी SST दे रहा हूं, इसके जस्ट बाद में आपको साइंस मिल जाएगा, उसके जस्ट बाद में आपको मैथ मिल जाएगा। मैं 6 विषय आपको कंप्लीट दे रहा हूं, जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके हाफ ईयरली में। और साथ ही साथ मेन एग्जाम जो आपका 22-23 का एग्जाम यानी 2023 का बोर्ड परीक्षा होने वाला है, उसके लिए मैं MCQ 40 MCQ की सीरीज जो है हर चैप्टर से ला करके दे दूंगा एक साथ में, और उनमें से एक भी प्रश्न, एक भी सिंगल प्रश्न जो है अलग नहीं आएगा। आपको जो बता दिया कान में डाल लो या नोट कर लो या कहीं स्टाम्प पेपर पे लिख लो, क्योंकि यहां पर हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के देखना बच्चों ने क्या कमेंट किए हैं। उनको पता, आपको पता भी नहीं है कि आप कहां पे पढ़ रहे हैं और किससे पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां पर जो चीज दी जाती है बड़े सोच समझ के दी जाती है कि बस आपको यही पढ़ना है, ज्यादा इधर उधर भागने का, रफ एंड टफ होने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिंपली जो चीज दी जाएगी यहाँ पे पढ़ते रहना, लेकिन जब डाला जाए तब पढ़ लेना, बाद में पछतावा ना हो जाए। और अभी भी पछतावा ना हो जाए जो अभी वीडियो डालूं, तो यहाँ पे इसके बाद में कंटिन्यूअस 6 वीडियो आएंगे पर डे, पर टाइम पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, समय समय पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। 6 के 6 विषय अर्धवार्षिक पेपर में डाल रहा हूँ, हाफ ईयरली पेपर में आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ, जिसमें SST, साइंस, मैथ, हिंदी, SKT यानी कि संस्कृत और इंग्लिश शामिल रहेगा, और आंसर भी मैं बताऊंगा। तो पहला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, और बाकी के जितने भी वीडियो डालूंगा, 6 वीडियो केवल मात्र मैं डालने वाला हूं आपके लिए। बहुत ही कम समय आपके लिए बचा के लाया हूं अपने पास से, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है, बस समय की समस्या है। मेरे पास पूरे हिंदुस्तान पढ़ना चाहता है, और सभी के लिए मैं धीरे धीरे कभी यूपी बोर्ड का सपोर्ट कर रहा हूं, कभी राजस्थान बोर्ड का, अभी उत्तराखंड बोर्ड मेरे से बहुत ज्यादा मतलब डिमांडेड है कि सर हमारे लिए कुछ कर दो। अभी जैक बोर्ड भी डिमांडेड हो चुका है, डिमांड जैसे ही एग्जाम आता है तो सब डिमांडेड हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, नॉट एन इशू। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। थोड़ा सा ब्लर क्वेश्चन पेपर है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है मैं पढ़ रहा हूं और आप सुनते जाएं और आंसर्स को याद भी करें, और जो मैं आपको MCQ की सीरीज देने वाला हूं कुछ समय बाद में, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। MCQs की सीरीज जो है चैप्टर वाइज में देने वाला हूं, और चैप्टर वाइज अगर मैंने दे दिए तो उसमें से 40 प्रश्न आपको 100% आएंगे। 100% मतलब एक भी प्रश्न इधर से उधर नहीं होना, यानी कि आप आराम से पास, कोई टेंशन नहीं। चलिए, क्योंकि आपका एक ही पेपर होगा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, 40 प्लस 40 का आपका पेपर होगा, टोटल मिला के 80 नंबर होगा। पहला आपका होगा MCQ पार्ट, ठीक है, और दूसरा पार्ट होगा आपका 40 नंबर का सब्जेक्टिव पार्ट। चलिए अब यहाँ पे देखिए, पहले खंड की बात करते हैं। यहाँ पे देख लो दिया भी है 40 प्लस 40। खंड अ जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और खंड ब जो होगा उसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। और आपको शायद जो आपका इस बार पेपर होगा तो आपका क्वेश्चन पेपर में ही आंसर लिखना होगा, ये भी ध्यान रखना है। वो भी पेपर में दिखाऊंगा, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब आपका समय आ चुका है, पूरा शेयर करना है, और पूरे झारखंड में एक एक बच्चे के पास ये पेपर होना चाहिए। अर्धवार्षिक का 6 पेपर डाल रहा हूं, और 6 के 6 हर बच्चे के पास। आपकी जिम्मेदारी, अगर आपने देख लिया है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर जो भी आप ग्रुप यूज करते हो, स्कूल फ्रेंड्स यूज करते हो, उन सभी को आप जो है शेयर करेंगे, ताकि वो लोग भी अपने स्कोर को अंजाम दे पाए। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया, निम्न में से किस वर्ग ने फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, या उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सीधा सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरह से, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई थी, किस वर्ग ने निभाई थी, तो मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास ने। विच अमंग द फॉलोइंग क्लास ऑफ पीपल प्लेड ए मेजर रोल इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट इज मिडिल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, ज्यादा जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी होता है ना, शैतान का काम होता है। इंसान बनो और इंसान की तरह पढ़ना सीखो। समय आपके पास इतना रहता है कि आप उसमें पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको पूरे साल 365 दिन पढ़ना। अगर 10 दिन में पढ़ते हो ना, 10 दिन भी, तो 10 दिन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बस केवल 10 दिन आपको पढ़ना है। 10 दिन भूल जाओ सब कुछ, और 10 दिन पढ़ करके वो झंडे गाड़ दो, तो 365 दिन नहीं गाड़, मतलब नहीं पढ़कर भी आप मतलब 365 दिन पढ़ने के बाद भी नहीं कर पाते हो। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ, तो व्हेन डिड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीटेड, तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 में। तो यहाँ पे जो है चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, फ्रांस में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा ने की, तो विच असेंबली इन फ्रांस मेड प्रोक्लेमिनेशन अबाउट ह्यूमन एंड सिविल राइट्स, तो किसने किया था, विधानसभा ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, ध्यान से समझ लेना, भागने की कोशिश मत करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन था, हु बिकेम द रूलर ऑफ यूनिफाइड जो है आपका इटली इन 1861 AD, तो वो कौन था, वो था विक्टर एमिनुएल। ठीक है, विक्टर एमिनुएल, यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इटली को रोम जो है किस युद्ध के बाद मिला था, तो इटली को रोम जो है फ्रांस प्रसा युद्ध के बाद मिला था। कौन से युद्ध के बाद मिला था, फ्रांस प्रसा युद्ध के बाद मिला था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंडो चाइना में कौन से 3 देश शामिल थे, विच 3 कंट्रीज वर इंक्लूडेड इन इंडो चाइना, तो कौन कौन से थे, एक तो वियतनाम था, एक लाओस था, और एक कंबोडिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखना है आपको। यहाँ पे पूछा गया है, साइगान नेटिव गर्ल्स स्कूल में आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, व्हेन डिड
प्रोटेस्ट इरप्ट इन साइगन नेटिव गर्ल्स स्कूल। तो ये हुआ था 1926 में, ठीक है। तो 1926 ईस्वी में जो है इसका उदय हुआ था या आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था, सभी को पता है, 1919 में। व्हेन वाज रोलेक्ट एक्ट वाज पास? तो 1919 में ये पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? तो ये हुआ था अगस्त 1942 में, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? व्हेन डिड एनी बेसेंट इस्टेब्लिश द होम रूल लीग? तो उन्होंने इस्टेब्लिश की थी 1916 में, 1916 में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, लो अयस्क निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? आयरन और इज अमंग विच काइंड ऑफ फॉलोइंग रिसोर्सेज? तो ये कैसा है? लो अयस्क जो है बहुत सालों तक पृथ्वी में दबने के बाद में जो है बनता है, इसको बनने में बहुत समय लगता है, तो इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल है, तो अनवीनीकरण योग्य है, इसको हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? विच काइंड ऑफ रिसोर्स? टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी जो है ये हमेशा मिलती रहेगी, यानी कि पूर्ण पूर्ति योग्य है, यानी कि नवीनीकरण योग्य है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट? तो काली मृदा जो है आपको गुजरात में देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया? व्हेन वाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड? तो 1972 एडी में जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो टाइगर वर्ष का जो शुरुआत किया गया था वो 1973 में किया गया था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इन विच ईयर द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन इंडिया? तो 1970, 1973 में। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में दामोदर घाटी परियोजना स्थित है? तो दामोदर घाटी जो है झारखंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, भारत में जो भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, ये बड़ा क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, तो बहुउद्देशीय जो भी नदी घाटी परियोजना होती है उन्हीं को हम बहुउद्देशीय बोलते हैं। इसमें बाढ़ का नियंत्रण को भी ध्यान रखा जाता है, पेयजल की सुविधा का भी ध्यान रखा जाता है, पर्यटन वहां पे बढ़े इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो इसका मतलब तीनों चीजें आ गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया था मेधा पाटकर ने। तो मेधा पाटकर जो है इसका आंसर हो जाएगा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड नर्मदा बचाओ आंदोलन? सेव नर्मदा मूवमेंट जो है मेधा पाटकर के द्वारा जो है शुरू किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो जो भी पहाड़ी एरिया है उसमें की जाती है, तो उत्तराखंड यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, बाकी आपके नॉर्मल मैदान है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? थर्ड। इसके बाद जो इसमें मतलब इंग्लिश में बोला, टेरेस फार्मिंग इज अंडरटेकन इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है ये वनों की कटाई से संबंधित है चिपको आंदोलन, तो ये है आपका डिफोरेस्टेशन से संबंधित, ठीक है। चिपको मूवमेंट किससे एसोसिएटेड है? तो वन की कटाई से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है, श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो 1948 में श्रीलंका गोट इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1948। श्रीलंका में कितने प्रतिशत लोग सिंगली भाषी हैं? तो सबसे ज्यादा सिंगली भाषी हैं, 74%। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्न में से कौन सा विभाजन सत्ता का क्षैतिज विभाजन विभाजन है? तो आपका आंसर आ जाएगा, क्षैतिज विभाजन की बात कर रहा है, तो विधायिका, कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका, यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी असेंबली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, बेल्जियम में कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो द लैंग्वेज स्पोकन द मोस्ट इन बेल्जियम इज डच। डच लैंग्वेज वहां पे सबसे ज्यादा बोली जाती है, बहुत सारे बच्चे इसमें फ्रेंच लगा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भारतीय संघ में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? तो भारतीय संघ में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, तो आपका जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, भारत की पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन पर आधारित है? तो ये 73वें संविधान संशोधन पर आधारित किया गया था, 73rd नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उसके बाद जो है संविधान सूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया? 22 भाषाओं को। संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल की गई है? तो उसमें सांथली भाषा को शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। झारखंड इंक्लूडेड 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द लैंग्वेज ऑफ सांथली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची में शामिल है? तो शिक्षा जो है ये एजुकेशन मेंशन इन विच लिस्ट, तो इसको हमने कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया है, यानी कि समवर्ती सूची में इसको शामिल किया गया है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना असत्य पूछा है, तो यहाँ पर जो असत्य कथन है वो है, यह अस्थिर और आपसी फूट को बढ़ाती है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसमें यही कथन हमें गलत पूछा गया और यही हमें बताना था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? तो हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है देश की कुल आय को कुल जनसंख्या में भाग देके कर सकते हैं, ठीक है। हमारी क्या होती है, जो कुल आय होती है ना वो कुल जनसंख्या से कुल आय को जो है पूरी जनसंख्या से भाग देते हैं, जो भी आपने इनकम, ठीक है, इनकम हो गया अपॉन में जो है आपका पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपका इनकम अपॉन में पॉपुलेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
पूछा गया सतत विकास का उद्देश्य, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। ध्यान रखना, वर्तमान मतलब हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए जो भी विकास हो रहे हैं उसी को हम सतत विकास कहते हैं। ये छोटा सा डेफिनेशन भी पूछता है, तो ध्यान रखना है। तो इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट फॉर बोथ करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा क्षेत्रक सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। सेवा क्षेत्रक जो कि आपका ना प्राथमिक होगा ना द्वितीय होगा, यानी कि सेवा क्षेत्रक होगा तृतीय क्षेत्रक, यानी कि टर्टियरी सेक्टर बोलते हैं, जिसमें आपके बैंकिंग सेवा आ जाती है, बैंकिंग सेवा आ जाती है। उसके अलावा जो है पोस्टल सेवा, पोस्टल सर्विसेज आ जाती है, जिसमें आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है, रोड सेवाएं आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो एयर सेवा है, यानी कि और फिर आपका जो है वाटर सेवा है। अब ये कहोगे क्या है वाटर सेवा। वाटर सेवा मतलब जो हम जल थल और भूमि तीनों का उपयोग करते हैं ना अपने सामान को इधर उधर भेजने के लिए, तो ये सेवा क्षेत्र आ गए। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिस इंटरनेट के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, और जो है आपका पोस्ट, जो हम पहले ईमेल वगैरह तो इंटरनेट से नहीं करते, लेकिन अभी भी हम कई चीजें स्पीड पोस्ट इस तरह से करते हैं। बैंकिंग सेवाएं जो है, ये सारे के सारे क्रियाएं जो है तृतीय क्षेत्रक में आती है। निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर, हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो केरल सरकार की है, केरल की है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके पूछा गया है, इसमें लोगों के विकास के लक्ष्य खालिस्तान होते हैं। तो जो है लोगों के विकास के लक्ष्य जो है भिन्न भिन्न हो सकते हैं या परस्पर विरोधी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं या परस्पर विरोधी हो सकते हैं। बाकी विकास के लक्ष्य जो है किसी के समान नहीं होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो यहाँ पे बोल रहा है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन विच ईयर। तो ये 2006 एडी में, यानी कि 2006 में इसको लागू किया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्न में से कौन सा है। तो देखो यूएनडीपी के अनुसार जो है सब, इसके यूएनडीपी के जन्मदाता कौन है, तो ये है महबूल अल हक। और इसका प्रति व्यक्ति आय भी इसमें शामिल किया जाता है, स्वास्थ्य स्तर भी शामिल किया जाता है, शिक्षा का स्तर भी शामिल किया जाता है, यानी कि तीनों जब शामिल किया जाता है तो उपरोक्त सभी जो है हमारे सही हैं। और इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, यूएनडीपी के जो है प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। तो एक आपको प्रति व्यक्ति आय भी बताना पड़ता है, स्वास्थ्य स्तर भी और शिक्षा का स्तर भी बताना पड़ता है। और मछली पालन निम्न में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मछली पालन, जो भी प्राकृतिक सेवाएं हैं जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिलती हैं, वो सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र में आती है। जैसे कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, मछली पालन हुआ, उसके अलावा क्या बागबानी हुआ है, आखेट हुआ, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो ये हमारा प्राथमिक क्रियाएं हो जाएंगी। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है, यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आर डिवाइडेड ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे है। ऑनरशिप, एक तो पब्लिक किसको कहते हैं, प्राइवेट किसको कहते हैं। प्राइवेट मतलब निजी संपत्ति, निजी मतलब मेरी आपकी, ठीक है, और पब्लिक मतलब सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक हो गई। तो ये सार्वजनिक यानी कि सबकी, जैसे पार्क, पब्लिक पार्क, ये तो यहाँ पर क्या है, ये किसके आधार पर डिवाइड है, किस इसका आधार क्षेत्र क्या है, किसके आधार पर। तो ये हमें स्वामित्व के आधार पर, यानी कि एक मेरी हो सकती है, सबकी हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, ऑनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया प्रच्छन्न बेरोजगारी, अंतिम प्रश्न, ध्यान रखना। इसके बाद जो है आपके वीडियोस आएंगे, जिसमें आपको बताता हूँ साइंस आएगा, उसके बाद में आपका मैथ्स भी आ जाएगा। सारे मैथ सब्जेक्ट आगे पीछे हो सकते हैं, एसकेटी आ जाएगा, और इसके बाद में हिंदी आ जाएगा, ठीक है, और आपका मैथ भी आ जाएगा, ठीक है। तो इन सभी 5 विषय और एसएसटी तो आप देख ही रहे हो। तो ये 6 विषय मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, चाहे वो आपका कैसा भी पेपर हो, इसको जरूर 6 विषय ही डालूंगा, और इन्हीं को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई जिलों में ये पेपर आ रहा है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कई जिलों में पेपर आने वाला है, इसलिए आप इनको जरूर देखें। और इसके अलावा आपका जो मेन ईयरली आपका यानी कि फाइनल एग्जाम आएगा ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आएंगे, फाइनल में आएंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, लेकिन जो 40 एमसीक्यू आएंगे ना, उसके लिए मैं एमसीक्यू वीडियो बना दूंगा आपके लिए, स्पेशली एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, बिफोर द एग्जामिनेशन, 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले मैं आपको एसएसटी के सोशल साइंस जो आपको रोकता है, एमसीक्यू ही रोकता है आपको, उसमें गलतियां सबसे ज्यादा होती है, वही मैं आपको गलती नहीं होने दूंगा। सभी चैप्टर के 50, 60, 40, 30, 20 जो भी एमसीक्यू बनते हैं, जो आते हैं बोर्ड में, वही मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसके लिए आप कमेंट जरूर कर देना ध्यान करके, और समय समय पर शेयर करते रहे। अंतिम प्रश्न पे आ चुके हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां लोग तो नियोजित होते हैं, यानी काम करते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन उत्पादकता शून्य होती है, ठीक है। जहां पे लोग जो है क्या कर रहे हैं, आर एम्प्लॉयड, वो काम करते हुए तो दिखाई देंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। नियोजित तो होते हैं लोग, लेकिन उत्पादकता, उनके नियोजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वही प्रच्छन्न बेरोजगारी है। तो हमारा जो है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने प्रश्न पत्र देखा, आशा करता हूं इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया होगा, और आप अपने जितने भी मॉडल पेपर्स मैंने 2022 के और 2021 के सॉल्व करवाए हैं, इसी चैनल पे सारे के सारे पूर्ण रूप से हिंदी प्लस इंग्लिश माध्यम में लिखित तरीके से और पूर्ण रूप से समझाया गया यहाँ पे अवेलेबल है, आप उनको जरूर देख लें। अब आपके लिए जो है सिस्टम हमने रेडी कर दिया है, अब आप पीछे हटोगे तो सब कुछ आप जो है गड़बड़ कर दोगे, तो इसलिए एकदम फटाफट बढ़े रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इमीडिएटली आपका रिस्पॉन्स मुझे पता चल जाएगा विद इन 1 डे कि आप क्या चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।